अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, आज एक अहम खबर सामने आई है कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर गुफ्तगू हुई है। क्या ये गुफ्तगू पार्लिमानी मामलात के हवाले से एक मामूल की कार्रवाई है या वाकई पीपल्स पार्टी और मुल्क के ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ पिघलने जा रही है? सोमवार को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जबकि अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास के दौरान भरपूर एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है। मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में कोई इत्तफाक हुआ है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी क्या सिर्फ पार्लिमान में ही अपोजिशन का साथ देगी या फिर ऐवान के बाहर भी पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ दे सकती है? इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई हुकूमत के चौथे पार्लिमानी साल का आगाज हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज एक बात कही कि नया पाकिस्तान बटन दबाकर नहीं बन सकता। सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगता है। कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है, और वो आप देखेंगे कि वो शुरू हुआ है पाकिस्तान में। 3 साल गुजर रहे और चौथे पार्लिमानी साल में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा बयान आना क्या मायने रखता है? ऐसी सूरत हाल में जबकि अपोजिशन जमातें हुकूमती पॉलिसीज और गवर्नेंस पर तनकीद करती हुई नजर आती हैं और हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है, ऐसा कहती है अपोजिशन। एक और आम मामला यह है कि अंदरूने सिंध के बाद अब बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं। आज ये खबर सामने आई है कि काफ लीग के मजहर अब्बास और एमक्यूएम के राना अमजद अली पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि इससे कबल भी दीगर जमातों के रहनुमाओं की अपनी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो का आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की आने का दावा काबिल गौर है या नहीं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि आईके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वफ्द के हमरा अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच चुके हैं। इस दौरे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात, सिक्योरिटी समेत अहम दो तरफा अमूर पर क्या असरात होंगे, इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूं। तहरीक इंसाफ से वासिक क़यूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के शो में। नून लीग से अली गौर बलोच साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूं और सबसे पहले अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। एक अहम डेवलपमेंट समझी जाए इसको, पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ पिघल रही है। क्या आज के जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, क्या ये तासुर लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुखेरा साहब बहुत शुक्रिया। देखें, सूरत हाल ये है कि हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और हमारी दीगर भी जमातें हैं, जिसमें मैंगल साहब की जमात है और ANP भी है, हम तमाम अपोजिशन में बैठे हुए हैं नेशनल असम्बली में। और आप जब बात करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये आप PDM के पैराए में कर रहे हैं। असल बात ये है कि ये असम्बली का बिज़नेस है और इसमें ये है कि जब भी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन या मेंबरान का तयन होना होता है तो अपोजिशन लीडर की को ज़रूरी होता है कि वो तमाम अपनी अपोजिशन की पार्टीज़ को एतमाद में लेके ऐसे अरकान के नामज़द करें जो कि वो उन ओहदों के अहल भी हों और कैपेबल भी हों। तो ये मतलब है कि इसमें तो मतलब है कि वो राब्ता ज़रूरी है। और बाकी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से चली भी गई है लेकिन अपोजिशन में हम इकट्ठे बैठे, अब भी असम्बली की जो लेजिस्लेशन है, जो असम्बली के अमूर हैं और भी दीगर मुल्की अमूर पर हम आपस में बाहमी मशावरत में हमारी लीडरशिप रहती है और उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे के शाना बिशाना चलें। अगरचे जनरल इलेक्शन में आपने देखा है कि हम एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, हम हमारे अपने अपने अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ हैं, हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज़
वीडियोज़ रखते हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। लेकिन सियासत के में मतलब है कि वो ज़रूरी है कि अगर अपोजिशन की पार्टीज़ का आपस में राब्ता रहेगा और एक दूसरे से मुशावरत का सिलसिला रहेगा तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ज़्यादा नेक शगुन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पीडीएम की कहानी में जो इख्तलाफात हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन जॉइंट सेशन में जो एक बात अपोजिशन की तरफ से की जा रही है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, क्या उस बारे में भी गुफ्तगू हुई है? जी, मतलब है कि ऑब्वियसली हमारी जितनी भी हाउस में, जिस तरह से कि आपने बजट सेशन में देखा और फिर उसके बाद अभी जब जॉइंट सेशन आ रहा है तो उसमें भी हम आपस में मशावरत करते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर हम इत्तफाक़ राय के साथ चलते हैं और हमारी कोशिश भी ये होती है और ज़िम्मेदारी भी ज़ाहिर है। नून लीग जो है अपोजिशन की बड़ी जमात है और अपोजिशन लीडर भी हैं और सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो इस पैराए में हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़, बल्कि जो हुकूमत की भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं जो कि हुकूमत के रवैये से मायूस हो चुकी हैं, जो हुकूमती कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं, उनके साथ भी हमारा मशावरत का सिलसिला जारी रहता है। आपने देखा होगा कि मैंगल साहब पहले हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे, ये हमारा राब्ता था और हुकूमत की तरफ से मतलब है कि जो हुकूमत की 3 साला नाकामियां हैं, जब उस हुकूमत उसमें एक्सपोज हो गई तो फिर मैंगल साहब भी आपने देखा कि उनका साथ छोड़कर अपोजिशन में आ गए। ना सिर्फ अपोजिशन में आए, अब तो वो हमारी जो जद्दोजहद है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती है और शफाफ इलेक्शन है और जमहूरियत का सही मानों में बहाली है, उस जद्दोजहद में वो हमारी टीम का हिस्सा है मैंगल साहब भी। और हम तवक्को करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान अपोजिशन में और पीडीएम में शामिल होंगी। बिल्कुल सही है। शफाफ इलेक्शन की आपने बात की है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब भी बात होती है तो अपोजिशन ये कहती है कि हम गवर्नमेंट के साथ खास तौर पर ईवीएम पे तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, ना ही बात करेंगे। गवर्नमेंट के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अपोजिशन हमारे साथ नहीं बैठती। इस सवाल को भी मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा। उससे पहले अब्दुल कादिर साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। जो राब्ता हुआ है आज बिलावल भुट्टो साहब का शहबाज शरीफ साहब से, क्या जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट को टफ टाइम देने जा रही है अपोजिशन? पहली बात तो ये कि अब्दुल कादिर मेरा नाम नहीं है, वो तो 70 करोड़ दे के सेनेटर बना है। मैं कादिर खान मंदोखेल हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी का। तो वो गलतफहमी ना पैदा करे, वरना लोग मुझे समझेंगे कि वही अब्दुल कादिर है। ठीक हो गया। सवाल ये है कि जो अली गौर साहब ने जो बात की है, बड़ी बैलेंस बात की है, बड़ी अच्छी बात की है। गो के पीडीएम से अलहदगी के बावजूद चाहे बजट सेशन हो या दूसरे इश्यूज़ हो, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने हमेशा पीडीएम का या अपोजिशन का साथ दिया और अपोजिशन ने भी पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। और अभी मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इश्यूज़ चल रहा है, जिसको एक मरतबा फिर हमें इनके हुकूमत की हरकतों की वजह से हम दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी मेन वजह है मीडिया अथॉरिटी। ये जो मीडिया के ऊपर कदगन लगाने का एक ऑर्डिनेंस बना है या बिल बना है या एक अदालतें बना रही है मीडिया सज़ा देने के लिए, मीडिया को लगाम देने के लिए, जो उनके ख्याल जहन में है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेन वजह है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम या नून लीग को यकजा करने में, क्योंकि हुकूमत की हरकतें शुरू दिन से ऐसी है कि वो हम लाख इख्तलाफ के बावजूद वो हमें इकट्ठा करने में ये ऐसी हरकत करके तो हमें इकट्ठा कर लेती है। तो मैं उम्मीद के साथ कहूँगा कि अगर पीपल्स पार्टी, पीडीएम और तमाम जमातें और एक साथ दे दे तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत जो है ना वो चंद दिनों के मेहमान हो सकती है, क्योंकि वाजिया अक्सरियत मौजूद है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब 7 सीटों पे बनी है, जबकि जहांगीर तरीन साहब नाराज़ ग्रुप को 32 लोगों के साथ यानी 32 एमपीए को और 8 एमएनए को साथ लेके जो शो किया है। इसके अलावा काफ लीग भी ज़्यादा खुश नहीं है। फिर अगर मैं एमक्यूएम की बात करूँ या मैंगल साहब की बात करूँ तो ये सारी, और बल्कि हुकूमत के अंदर अली गौर साहब मेरी बात की तायद करेंगे कि असम्बली के फ्लोर पे हुकूमत के एमएनएज ने हुकूमत के खिलाफ तकारीर की है, वो सबके सामने है। तो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी हमारी नाइतफाकी की वजह से
हुकूमत इस महंगाई और इस बदनज़मी और इस तूफ़ानी बदतमीज़ी और इस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत यार ख़राब और ख़ारजा और दाखिला पॉलिसी का बेड़ा गर्क करके, माईशत का बेड़ा गर्क करके, इन सब चीज़ों के बावजूद हुकूमत में बैठी है, ये सिर्फ वजह हमारी नाइतफाकी है। अच्छा कायद साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, बिलावल साहब जनूबी पंजाब का दौरा भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ये दावा भी किया कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की होगी, और फिर मुख्तलिफ पार्टियों से रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो रही है। तो बिलावल साहब का जो ये बयान है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, ये सिर्फ सियासी बयान लिया जाए या हकीकत कुछ और है? देखिए, हकीकत ये है कि अगर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब और बहुत सारे जो सरकर्दा रहनुमा है बलूचिस्तान के साबका पार्टियों के, वो पीपल्स पार्टी के साथ शमूलियत कर रहे हैं और मज़ीद राब्ते कर रहे हैं। और फिर आपने पिछले महीने देखा होगा कि MQ का जो एक सीनियर तरीन जो सेनेटर है वो, और फिर मज़ीद रहनुमा जो है ना वो पीपल्स पार्टी में आए दिन जो है ना शमूलियत करते आ रहे हैं PTI समेत। तो इस हवाले से अगर आप देखा जाए, फिर सबसे बड़ी मिसाल मैं अपनी सीट का आपको दूंगा कि पीपल्स पार्टी ने जो सीट पे मैं कामयाब क्या हूँ, पीपल्स पार्टी ने आखिरी मरतबा 1988 में जीता था। तो अब 1988 से आज 2001 की बात कर रहे हैं, तो यानी तमाम हुकूमतों को, तमाम पार्टियों को कराची वालों ने आजमा के और आखिर में आके वापस पीपल्स पार्टी के ऊपर इत्तेफाक किया। गो कि वो इलेक्शन इतना आसान नहीं था, वो हमारे सामने एक पूरे का पूरे PDM थी, हमारे सामने MQM थी जो 35 साल से वहाँ हुक्मरान थी, हमारे सामने PSB थी जो कि बहुत बड़ी, मैं क्या अल्फाज अदा करूं उसके बारे में, खुद PSB का सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कराची का मेयर रह चुका था, बड़े दावे किए, वो खड़े थे। PTI का यहाँ पे 29 MPA, 14 MNA, अब ये कम हो गया 13 MNA, और सबसे जो मेरे हिसाब से ताकतवर या मजहबी पार्टी TLP है, ये सामने खड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने कामयाबी जालूम की मदद से कामयाबी हासिल की है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो बात आप कर रहे हो कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की, यकीनन सिंध में तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है ही, ये रहेगी है, और बलूचिस्तान का भी आपको वाज़ेह सबूत आ रहा है कि बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत बनेगी, और पुख्तनख्वा में मुमकिन तौर पे हो सकता है हमारे इत्यादी के साथ हुकूमत बनने, और पंजाब में भी आप देख रहे जनूबी पंजाब की बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब बार बार, या आसिफ अली जरदारी साहब, आपने देखा कि बीमारी के बावजूद अगर वो चंद दिन के लिए पंजाब या लाहौर चले गए, तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत के सफ़ों में कलबली मच गई है, और कलबली मचते उन्होंने यूनुस इलाही को, जो कि पहले रद्द कर चुके थे, उनको वफाकी वज़ीर बना इस डर की वजह से, और जहांगीर तरीन को NRO दिए है, और पाकिस्तान का वाज़ेह तरीन NRO, क्योंकि मैं कानून के तालिब इल्म के हिसाब से कह रहा हूँ कि कमीशन बनाता, और कमीशन ने बाकायदा आइडेंटिफाई की है कौन कौन मुजरिम है, किस किस के, और उसके बावजूद उस केस में जो हुकूमत या FIA या जो प्रोसिक्यूटर्स है उनने अपने यानी उस पर नो ऑब्जेक्शन दिए, और जहांगीर तरीन साहब बेटे समेत उससे जमानत वापस ले ली है। मेरी कम से कम 27-28 साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी ऐसा मुकदमा नहीं देखा जो कमीशन के रिकमेंडेड मुकदमा है, किसी SHO का झूठा FIR नहीं है। तो इन सारी चीजों को देख के और हुकूमत की कलबली को देख के, और जोक दर जोक जो पीपल्स पार्टी में लोग शमूलियत करे दूसरी पार्टी से, तो यकीनन आप कह सकते हो, और हम पूरी उम्मीद है कि आइंदा हुकूमत जो है ना वो बिलावल भुट्टो साहब की होगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं वासिफ साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है, उसमें बाबर अवान साहब ने भी कुछ दिन पहले ये कहा कि EVM पर ख़ास तौर पर कानून साजी का जो अमल है वो गवर्नमेंट मुकम्मल कर लेगी गवर्नमेंट। अब ऑपोजिशन भरपूर तैयारी कर रही है आपको टफ टाइम देने की ज्वाइंट सेशन में। EVM पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है ऑपोजिशन को, जिसके खिलाफ वो आपको टफ टाइम देगी। गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या है, काउंटर प्लान क्या है आपका? देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं कि जो ओपोजिशन है ये बहुत वीक है, इनकी फुटिंग्स वीक है, इनकी आपस में सॉलिडेरिटी नहीं है, ये किसी एजेंडे पे यकजा नहीं है। पहले इन्होंने PDM बनाई, गठे इन्होंने कई स्लोगन्स दिए, लॉन्ग मार्च के दिए। आज तो हालात ये हैं कि ये एक दूसरे को सुनना और देखना भी गवारा नहीं करते। तो हम ओपोजिशन को, अब मैं अगर मुझसे मुख्तसर पूछे तो मैं यही कहूँगा कि विच ओपोजिशन, आप किस ओपोजिशन की बात कर रहे हैं। सो आई मस्ट से कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए हम लोग कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम ये करने जा रहे हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है
فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جن کے حوالے سے جن کے ریزلٹس میں ہماری گورنمنٹس فارم کی جاتی ہیں. دیکھیں ہر الیکشن کے بعد ایک پارٹی کا رونا دھونا ہوتا ہے, اور میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ خود سے ایک میکنزم کو انٹروڈیوس کرا کے جو لاسٹ الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق, جو لاسٹ ٹائم ابھی بابر ایوان صاحب نے جس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے وہ پیپر بھی شائع کیا, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, جس کے مطابق ایک پراپر ڈیفائنڈ طریقے سے منوورڈ کیے گئے الیکشنز کو آج وہ شور مچائیں گے اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اس لیے انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے کہ شاید ان کے لیے الیکشن میں جانا مشکل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں ایک نیو ریفارمڈ سسٹم کے ساتھ, ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن کرانا, اگر یہ اس الیکشن میں جاتی ہے اپوزیشن, تو پہلے اپوزیشن کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آخر وہ کن پیرامیٹرز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے, کیونکہ پہلے بھی رہ نہیں سکے. اور اگر اسی ویکنس کے ساتھ جو انہوں نے ماضی میں شو کی اس کو یہ ہمیں نگیٹ نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے یہ, کیونکہ جب بھی ووٹنگ کا کوئی بھی پروسیس ہوا, آپ ابھی تاریخ اٹھا کے 3 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی حوالے سے گورنمنٹ کو کوئی بھی بل منظور کروانے کے لیے, کوئی بھی بل انٹروڈیوس کرانے کے لیے, منظور کرانے کے لیے کوئی ایسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جسے آپ کہیں کہ یہ بڑی خاطر خواہ دقت تھی اور گورنمنٹ کو پرابلم آئی. تو میں نہیں سمجھتا ان کا جو اتحاد ہے وہ تو ویسے دل کالے ہیں اور چہرے پہ سمائل ہے, اس سے کوئی ان کا سولوشن نہیں نکلنے والا. صحیح. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم کے معاملے پہ بھی نمبر گیم گورنمنٹ پورا کر لے گی, اور نیکسٹ جو الیکشن گورنمنٹ جی بالکل ای وی ایم کے کیس میں بھی گورنمنٹ سابقہ جتنے بھی ہمارا جو اسمبلی بزنس تھا ہمیں جب بھی کرنا پڑا, جیسے ہمیں اس میں فتح ہوئی, ہمیں اب بھی اس میں فتح ہوگی, ہمیں اس میں ابھی بھی فتح ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ بنیادی وجہ صرف ایک لائن بتاتا چلو, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کا جو اتحاد ہے نا جی, یہ اتحاد اصل میں یہ کوئی جینوئن اتحاد نہیں ہے, یہ صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کو شو کرنے کے لیے کیا ہے, ادروائز یہ ہے. صحیح. قاضی صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سکیرہ صاحب. جی سکیرہ صاحب, پہلی بات تو میں عرض کروں کہ ویسے تو انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی جذبات کا اظہار کر دیے کہ ہم روک نہیں سکتے, واقعی آپ جو مرضی کر لیں, جنگل کے بادشاہ ہو, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے کوئی بھی ان کے پاس کوئی قانون کا طالب علم, کوئی وکیل نہیں ہے جو اس کو بتا سکے کہ آپ ہے کون الیکشن کرانے والے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات ہو, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, یہ تو آپ وائلیشن کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی آپ نے ڈبہ بنا لی ہے داندلی کے لیے 2027 کے لیے, تو آپ نے یہ جو ڈبہ بنا لی ہے, اس ڈبے کی کاسٹ کتنی ہے؟ 276 پولنگ سٹیشن تو میرے حلقے میں, اور 4 سے ضرب دے دو کیونکہ ہر پولنگ سٹیشن میں 4 بوتھ ہے, یہ تو اربوں کھربوں روپے تو یہ ہو گئے. اور پھر دوسری بات یہ, جب یہ خود اس کی جو افتتاح ہو رہا تھا تو وزیراعظم صاحب کو 4 آدمی کھڑے ہو کے بتا رہے یہ بٹن دباؤ, یہ بٹن دباؤ. آپ مجھے بتاؤ, عام غریب آدمی, بزرگ آدمی جو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, UK کا پڑھا ہوا, اس کو نہیں پتا. اور پھر دوسری بات یہ, RTS سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیے جو فیل ہو گیا ہے. اور پھر یہ جو الیکشن کمیشن کی بات کر, الیکشن کمیشن تو ریجیکٹ کر چکے اس کو, اور الیکشن کمیشن کو یاد میں دلا دوں کہ باقاعدہ وزیراعظم کو خط لے کے باقاعدہ آئین کے آرٹیکلز کے حوالے دے کے کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہو. تو بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کی حکومت تو اگر ٹینور آپ نے پورا بھی کر دیے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, آپ ختم ہو جائیں گے, کیئر ٹیکر حکومت بھی نہیں کرائے گی, وہ مانیٹر کرے گی تھرو الیکشن کمیشن. او بھائی آپ بھڑکے مارے ہو, میں دانیوں نہیں کروں گا, میں بھائی ایک لائن مجھے اجازت دیں گے کیونکہ شاید آپ کو باقیوں کو بھی جو پینلسٹ ان کو لینا پڑے گا. مندو کھیل صاحب, پالیسی آرک میں امپلیمنٹیشن جو ہے, یہ امپلیمنٹیشن یہ آخری سٹیپ ہے بھائی, یہ آخری سٹیپ ہونا ہے. آپ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ صبح مشین آئے گی اور پرسوں ہم لوگوں کو کہیں گے آپ اس کے اوپر انگوٹھے لگانا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کی جو امپلیمنٹیشن کا جو پورا فیز ہے, ہاؤ ٹو یوز اٹ, اس کے استعمال کو آسان کیسے بنانا ہے, اس کی ذمہ داری بھائی اس کی الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک پراپر کمپین لانچ کرے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ کل مشین آئے گی پرسوں آپ کو کہیں گے آپ آگے انگوٹھا لگا دیں, بایو میٹرک کرا رہے اور ووٹ دے دیں. ایک پروسیجر ہے, اور اس پالیسی آر کے جو لاسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آرگنائزیشنل امپلیمنٹیشن ہے, جو ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم لے گی, بٹ ایونچولی یہ ہو جائے گا. یہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. علی گور صاحب, آپ کے خیال میں کمپلیکیشنز جن کو ہائی لائٹ کرتی ہے اپوزیشن, اگر گورنمنٹ وہ دور کر دیتی ہے, الیکشن کمیشن بھی اس پہ اگری ہو جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کی طرف اگر چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ پھر اگر کچھ رہ نہیں جائے گا پیچھے, کوئی کمپلیکیشن نہیں رہ جائے گی, پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ خیرہ صاحب, جو ہم بات کرتے ہیں نا بیٹھ کر, مطلب ہے کہ
ٹی وی کے اوپر اور مطلب اکثر ٹاک شوز میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس بات کو کرتے ہی غلط انداز میں. اصل بات یہ ہے کہ یہ الیکشن اصلاحات نہیں ہے. اصلاحات وہ ہوتی ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جس بات کو تسلیم کریں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جس بات پر ایگری ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے ایک سلیکٹڈ پارٹی جو آلریڈی 2018 کا الیکشن چوری کر آئی ہے اور جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے اور عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے, وہ پارٹی ایک چھو منتر جادو کا ڈبہ لے کر 2023 کا الیکشن چرانے کے لیے ایک ڈبہ لے کر پھر رہی ہے اور ساتھ اپوزیشن کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو دھمکی دے رہی ہے کہ اس جادو کے ڈبے کے ذریعے ہم 2023 کا الیکشن چرانا چاہتے ہیں. لہذا ہم ڈنکے کی چوٹ پر پوری اسمبلی کا اور پوری لیجسلیشن کا, جس طرح سے کہ ہم پورے ملک اور ملک کا قانون اور آئین روند کر جس طرح سے ہم نے اپنی حکومت قائم کی ہے, اسی طرح ہم اسمبلی کا بزنس بھی بلڈوز کر کے اس ڈبے کو نیکسٹ الیکشن میں ضرور رکھیں گے. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ خواب انشاءاللہ تعالی 2023 کا الیکشن چھو منتر اور اس ڈبے کے ذریعے چرانے کا خواب انشاءاللہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہے وہ ان کا کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف میں گزارش کروں گا کہ ابھی موصوف فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ کون سی اپوزیشن, وچ اپوزیشن. یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے کہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس اپوزیشن نے آپ کو 12 میں سے 11 جو سیٹیں تھی اسمبلیوں کی اس پر آپ کو شکست فاش دی. یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ قادر مندوخیل کے حلقے میں آپ 6 نمبر پر آئے. یہ وہ اپوزیشن ہے جدھر آپ کہتے تھے کہ پرویز خٹک کے حلقے میں آپ کی توتی بولتی ہے, وہاں پر نہ آپ کا توتا بولا اور نہ آپ کی توتی بولی اور آپ کو شکست فاش ہوئی اس الیکشن میں. اگر یہ وہی اپوزیشن ہے جب آپ پاکستان میں مہنگائی کو اور کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں تو آپ کو اسمبلی کے فلور پر اور پاکستان کی سڑکوں پر آپ کے گریبان تک پہنچتی ہے. یہ وہی اپوزیشن ہے, یہ وہی اپوزیشن ہے جس کو پاکستان نے الیکٹ کر کے اس ہاؤس میں بھیجا ہے اور آپ ووٹ چرا کر آئے ہیں. آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے آپ ووٹ چرا کر آئے ہیں. آپ کا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے, آپ کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ چور کا خطاب دیا. سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہیں آپ. علی بھائی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں نہیں کر رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. علی بھائی موقع دیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اس کے بعد اور بھی میرے پاس باتیں ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واسق بھائی بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کے بعد آپ کا بات میں نہیں بولیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اگر بات کریں گے تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. آپ کون ہوتے ہیں میری بات واسق صاحب؟ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بریک کے بعد لیتا ہوں. کرپشن کا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. واسق قیوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو گور صاحب, دوسرا سوال بھی میرا لے لیجئے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بٹن دبایا جائے گا اور نیا پاکستان بن جائے گا. تو 3 سال بعد بھی وزیر اعظم صاحب ایسی بات کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ ایک بات سکھیرا صاحب, میں صرف ایک نہیں سکھیرا صاحب مجھے بھی ایک گزارش کرنی ہے. پہلے واصف صاحب اس بات کا جواب دیں کہ جب انہوں نے بات کی ہے تو ان کی بات ہم نے خاموشی سے بیٹھ کے سنی ہے. اب بھی ایسی ہوگا, اب بھی ایسی ہوگا. ہر جو بندہ بیٹھا ہے اس کو وہ اپنے ٹائم پہ بات کرے, وہ اس کا رائٹ ہے. ایسی ہوگا جی, ایسی ہوگا. میں بات کر رہا ہوں, آپ کی ٹائم پہ کوئی نہیں بولے گا. نے کیوں مداخلت کی ہے؟ دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر کو سلیکٹ کریں, میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی باری پہ بات کریں. پلیز کمپلیٹ کرنے دینا. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. 24 کروڑ عوام کہتی ہے نا, اب آپ سن لینا ان کی. علی بھائی سن لینا ان کی. اس کے اوپر جھاڑ دی. میں تو ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے شاید میں بھائی میں نے اپنا آرگو کیا ہے. آپ میرے آرگو سے میں نہیں کہتا واصف صاحب کمپلیٹ کریں, آپ اختلاف کریں, آپ کا رائٹ ہے, موقع دینا ان کو. میری باری پہ تو بات نہ کریں آپ. بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے صرف آپ سے یہ بات کی. میں نے جو بات کی نا جس کے اوپر اتنی فلیئر اپ ہوگی ساری بات, میں نے یہ بات کی کون سی اپوزیشن, صرف یہ بات کرنے کے اوپر.
اگر آپ اتنے غصے میں آگے اور اتنا شور شرابہ مچا دیا تو یہ سوچیں کہ آنے والا اگر 5 سال اور آپ کو مینڈیٹ نہ ملا تو آپ لوگ کیا حال کریں گے؟ ویسے اپنا حال کیا کریں گے؟ اور کسی کا کوئی حال نہیں ہونا بھائی میرے. میں آپ سے یہ کہتا کون سی اپوزیشن، بیکاز جب اپوزیشن گٹھی ہوئی ہے، یکجا ہوئی ہے، پی ڈی ایم بنی ہے، آج آپ کا سٹیج ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا سٹیج ہو رہا ہے. آج آپ کا جناب صدر وہاں پر کھڑا ہو کے بیان دیتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا پی ڈی ایم کو حکومت بنانے کا، ہم پاکستان کو فلائی ریاست بنائیں گے. اور آپ کی اپنی جو اطلاعات و نشریات جو اطلاعات والی ہے آفس بیئرر ہے مریم اورنگزیب، وہ بیان دیتی ہیں. یہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب صدر پارٹی کے بیان دے رہے ہوں اور نیچے جو سب آرڈینیٹر وہ کہے کہ جناب کا اپنا ذاتی بیان ہو سکتا ہے. اس تناظر کی روشنی میں، اس تناظر میں نے آپ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہو گیا. آپ شین کی بات کر رہے ہیں، میم کی بات کر رہے ہیں، نون کی بات کر رہے ہیں. یہاں سے بات ساری چلی تھی جس کے اوپر آپ نے اپنا سارا بیان کیا. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی ساری بات ہے اپوزیشن کی، کہ اپوزیشن اپنا رول پارلیمنٹ میں کیسے کرتی ہے، کیسے ادا کرتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ویک ہے، اپوزیشن موجود نہیں ہے، وہ سنگل پیج نہیں ہے، ان کے پلیٹ فارمز الگ ہیں. پیپلز پارٹی اپنا ایک پہلے صوبہ اور اب صوبے سے بھی گئے. کیوں گئے؟ کہ آپ کے جی بی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آپ وہاں کی سب سے بڑی گورنمنٹ تھے، آپ چلے گئے وہاں سے. کیوں کہ آپ کے کشمیر آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آپ کے پاس کشمیر بھی نہیں رہا، آپ وہاں کی گورنمنٹ تھے. آپ کے پاس نارتھ پنجاب میں سیٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس سینٹرل پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے، 2000 سے زیادہ بندہ کوئی ووٹ نہیں لیتا. تو میں نے کیا کہا، پیپلز پارٹی اپنے سندھ تک چلی گئی، سندھ میں لڑکانہ سے بھی ہار گئی. اور لڑکانہ سے بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کا تعاون مانگ رہے ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم لوگ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن بنا سکتے ہیں نا جی. اور خوف کس بات کا ہے؟ اگر فری اینڈ فیئر ایک اور الیکشن ہوا تو ان لوگوں کے لیے ٹف ٹارگٹ ہوگا. ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. میں آپ سے یہ اس بات کو میں بیان کر رہا تھا آپ کو کہ ہمیں آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کی ایفیکٹیونیس نظر نہیں آ رہی بھائی. ٹھیک ہو گیا. قاضی صاحب وہی بات واصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جس طرح ایک اتحاد قائم ہوا، پی ڈی ایم بنی، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے میدان میں آئی، جتنا جلدی آئی اتنا جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. ہم پریشان ہوتے اس کے اوپر. قادر صاحب دیکھیے اپوزیشن جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اتفاق کرتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے، بس یہی بات ہی میں مہربانی کہ بھائی نے اس کو ایکسپٹ کیا. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ آگے بھی تو سن لو نا، حوصلہ رکھے نا. یہاں تک تو بات صحیح ہوتی کہ اپوزیشن اکٹھے ہوتی تو یہ 4 دن بھی ان کی حکومت نہیں رہ سکتی. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے جو اس نے پیپلز پارٹی کے بارے میں جو نقشہ کھینچا یا بارش کی بات کی ہے، تو بھائی وہ جرمنی اور جاپان کا سرحدیں جو ہے نا وہ ملنے کے، وہ اپنے ارسطو سے پوچھو کہ وہ کون سی جغرافیہ ہے جو آپ جاپان اور اس کی سرحدیں ملا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے لڑکانہ کی بات کی ہے، میں جو تو حیرت ہے، ابھی 4 مہینے پہلے آپ کی فیصل واڈا کی سیٹ پہ میں آپ کو 6 نمبر پہ بھیج چکا ہوں. یہ جالا آپ کو 6 نمبر پہ بھیج چکا ہوں. آپ کیسی باتیں کرے ہو؟ آپ کراچی کے خواب دیکھنے، کئی مرتبہ گورنر راج کا ڈرامہ مچانے والے آپ تو منہ کی کھانی پڑی. اور پھر جو بات آپ کرے ہو آپ کی سب داندلی کی، بدماشی کی، پیسوں کی، اور آپ کا وہ جو وزیر ہے جو شکل سے ہی شریف آدمی لگ رہا ہے، جس طرح اس نے وہ آپ کشمیر میں دندہ اور جس طرح ڈرامہ بازی کی ہے، اس کے باوجود ہم نے 11 سیٹیں حاصل کی ہے. آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ ماضی میں آپ کا کیا حال تھا؟ ماضی میں گلگت بلتستان میں کیا تھا؟ سندھ میں تو آپ کی پوزیشن ابھی آپ کے سامنے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو 126 دن کی جو آپ دھرنا پارٹی کہو گے، میں تو کچھ اور پارٹی کہوں گا، آپ نے عوام کو جو گمراہ کی ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر کی جو بات کی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر جو شلواریں لٹکائی، آپ نے پی ٹی پی جو حملہ کیا ہے، آپ نے جو بل جلانے کی بات کی ہے، ساری چیزیں آرٹیکل 6 اگر لگنا ہے کوئی ادارہ تو سب سے پہلے آرٹیکل 6 یہی لگنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کی بھی یہ بات ہو کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس معاشی ٹیم ہے 200 لوگوں کی، جس کے سربراہ چائنا کی ارسطو اسد عمر کریں گے. آپ کا اسد عمر تو پہلے ہی آپ نے خود فیل کر کے ہٹا دیا اس کو. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ کو لینا پڑا حفیظ شیخ کو. پھر چند دن کے لیے آپ نے پھر اپنی کسی ساتھی کو آزمائے، حماد کو. اس کے بعد اس کو ہٹا کے پھر پیپلز پارٹی کے دور کے آپ نے شوکت ترین کو لے لی ہے. اور پھر
आपने ये कहा, उस वक्त आपने ये कहा कि 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बना देंगे, $200 लेंगे, उसकी मुंह पे मारेंगे। वो किधर गया आपका जो है ना वो कलाबाजी जो खा रहा था असेंबली के अंदर, जो किताबें फेंक रहा था वो वजीर, आपकी इंसानी हुकूक के वजीर सीटियां बजा रही थी, आपके वजीर दिफा कागज के जहाज फेंक रहे थे, तूफानी बदतमीजी आपकी। और सबसे बढ़कर आज आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास बटन दबाने का नहीं है। खुदा का खौफ खा लो, आप आवाम में आ जाओ तो आपका अशर नशर कर देंगे। आपने आवाम को जो बेवकूफ बनाया, आपके, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करूं, नवाज शरीफ साहब के दौर की चीनी 50-55 रुपए की आपने 120 रुपए पहुंचा दिए। ठीक हो गया काजी साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, मुझे आगे बढ़ना है। आपने सारी महंगाई को तूफान कर दिए, आपने 2 करोड़ ज्यादा नौकरी। और अभी 2 दिन पहले आपके वजीर आजम इमरान नियाजी साहब स्कूल के किसी प्रोग्राम में खिताब करें कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ओ भाई, किस तरह आप कह रहे हो? मैं अल्फाज बड़े नरम अदा करूं। आपने तो कहा कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना रहे हैं। आज 3 साल में भी आपकी अपनी स्टेटमेंट है कि 2 करोड़ बच्चे जो ना वो स्कूल नहीं जा रहे। इसका जवाब देते हैं वासिफ साहब से। मारा 3 साल में। ठीक है कादिर साहब, कोई शर्म होती है? ठीक हो गया कादिर साहब, इसका जवाब लेते हैं जी, इसका जवाब लेते हैं वासिफ साहब से। मैं अली भाई आपकी तरफ आऊंगा, उससे पहले पीडीएम ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है, गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर भी पीडीएम उतनी ही इफेक्टिव है? देखें, बात सुने, जो पीडीएम है, पीडीएम एक जद्दोजहद का नाम है जिसका मकसद पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी है, जिसका मकसद पाकिस्तान को उस राह पर चलाना है जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। पीडीएम का मकसद जिस तरह से कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा जाता है और नई पार्टियां बनाई जाती हैं, जो लोग जो है नैब जैसे इदारे बनाकर फिर उनको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कि लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को और वोट को चोरी किया जाता है, उन तमाम चीज़ों का रास्ता बंद करने के लिए पीडीएम, मैं एक छोटी सी आपको उसमें गुजारिश करता हूँ। देखें, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो तो साबका कई हुकूमतों की तरह ये भी एक कठपुतली हुकूमत है। इसमें अपने पीटीआई फेस तो आपको कम ही नज़र आएंगे। आप देख लें, इनकी काबीना उठा के देख लें, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नज़र आएगा और ज़्यादातर तो परवेज़ मुशर्रफ की मार्शल लॉ टाइम की जो काबीना है वही लोग बैठे हुए हैं। वो जो भी कोई सिलेक्टेड हुकूमत आती है उसका हिस्सा होते हैं। ये तो कहते थे हम जनूबी पंजाब को सूबा बना देंगे और उस वक्त इन्होंने लोगों से वफादारियाँ तब्दील करवाई। आज वो सूबा किधर गया? इमरान खान साहब तो अपनी हर बात से मुकर जाते हैं। आज सूरत हाल ये है कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने मुर्गियां बांटी थी पाकिस्तान में कि ये अंडे देंगी, इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे, वो आगे और बिकेंगे मार्केट में और इकॉनमी ग्रो करेगी। वो जो मुर्गियां थी, उनके जो अंडे थे, जिन लोगों को मुर्गियां देगी अंडे वो खुद खा गए और उन्होंने आगे बेचे भी ना। लिहाजा एक तो इकॉनमी का मतलब है कि उधर ही आधी इकॉनमी तो उधर ही बैठ गई जिस पर ये खड़ा करना चाहते थे। फिर उसके बाद आप देख लें कि इनकी हुकूमत के ये हालात हैं। मैं आज अखबारात में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की वो जो हमारे वज़ीर मौसूफ हैं मुराद सईद साहब, 10 अरब के पोस्टल का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें 10 अरब रुपए के ऑडिट के एतराज़ात लगे हैं, 10 अरब के खसारे के। और वो वज़ीर मौसूफ पूरे पाकिस्तान को चोर चोर कहकर गालियां देते थे। उनका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में नाम आया कि उन्होंने 12 अरब का चूना तो सिर्फ उन्होंने लगा दिया है पूरे पाकिस्तान को। आप ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब कराची में स्पीच की, जो पीडीएम का जलसा हुआ, उन्होंने कहा कि जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बात की थी कि भाई मुझे तो ये कहा गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा ख़त्म ना करो वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। आज कोई उनसे कोई पूछे जस्टिस सिद्दीकी साहब से, कोई इस सवाल का जवाब देगा कि 2 साल का वो कौन से लोग थे जिन्होंने उन्हें कहा था कि 2 साल के लिए इनकी हमारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी? और वो क्या मेहनत थी? यही वो आप ईवीएम मशीन का पूछ रहे हैं, ये वही तसलसल चला आ रहा है, कठपुतली हुकूमतें बनाने का तसलसल, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट छीनने का तसलसल जो सामने आ रहा है। बाकी पीडीएम जो है ये एक वो तहरीक है जो रवा दमा रहेगी। ये तो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की तहरीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहाली की तहरीक। ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपकी तरफ आऊँगा वासी क़य्यूम साहब। पूछना मैं ये चाहूँगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इंतखाब का ऑप्शन रखा हुआ है और हमें कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार भी रहना चाहिए। दूसरी जानिब शिबली फराज साहब वैसे तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन का हम कल भी ऐलान कर सकते हैं, ये हमारा इख्तियार है। तो ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बातें क्यों हो रही हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको इस टॉक शो में ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पे ही होंगे। गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करेगी, अपनी जो मुद्दत है उसको पूरा करेगी, ठीक ठाक करके पूरा करेगी। इसमें कोई ना कोई मुबालगा आराई है और ना इसमें कोई लचक है। मैं ये बताऊँ कि जो अगर गवर्नमेंट्स अपना टाइम पूरा नहीं करेंगी, जो तरतीब चल पड़ी है, मेरे ख्याल में इसको एज इट इज़ चलना चाहिए और ये फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही है, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक इन लार्ज के लिए, क्योंकि ताकि गवर्नमेंट्स अपना टाइम पूरा करें, जो भी गवर्नमेंट हो। तो इसमें ऐसी कोई राय नहीं है मेरे नज़दीक। तो ये गुफ्तगू है, गुफ्तगू तो इससे पहले तो कई गुफ्तगू होती रही है। जैसे मेरे भाई पहले गुफ्तगू बता रहे थे कि ये तहरीक है PTM, तो ये वो तहरीक है जो शुरू में ही तारीख होगी है। तो ये ऐसी कैसी कोई, ये इन्हीं की फैलाई हुई अफवाहें हैं, इन्हीं की फैलाई हुई बातें, ये चाय मुगोइयाँ, इनके सर्कल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया वासी साहब। तो वज़ीर आज़म साहब का ये कहना और वो भी 3 साल के बाद कि ऐसा नहीं है बटन दबाएंगे तो नया पाकिस्तान बन जाएगा, तो उनकी 3 साल बाद भी इस बात का क्या मतलब लिया जाए? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ना इस बात को मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना जो उनका अपना जहन है उसके मुताबिक उनके स्लोगन्स होते हैं, इलेक्शन में स्लोगन्स होते हैं, जिसके मुताबिक उन्हें 5 साल चलना होता है। इससे पहले की गवर्नमेंट का जो उन्होंने अपनाया हुआ था सिलसिला, वो था ब्रिक एंड मॉडल मेथड, टोटल डेवलपमेंट से रिलेटेड। मैं ये कहता हूँ कि सारी डेवलपमेंट ज़ाया होती है अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। तमाम तर इंटरनेशनली किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की आप डिटेल लें, आपको पता चलेगा कि जितना डेवलपमेंट सेक्टर को ग्रो किया जाता है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है। हम ये कहते हैं कि हमने कहा था कि हम आम आदमी की ज़िंदगी बदलेंगे। हमने हमारे जितने जो बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं इस गवर्नमेंट के, वो एक आम आदमी से रिलेटेड है, कोई भूखा ना सोए, असास प्रोग्राम, और बिलखसूस ऐसे हालात में जब पोस्ट कोविड की दुनिया ने हालात देखें बदले, वो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट की किए हुए डिसीजंस थे उसको द इकोनॉमिस्ट में भी सराहा गया और उसको अप्रूव भी किया गया, और हमारा स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी है उसको सराहा गया, एप्रिसिएशन मिली। उससे बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का जितना नुकसान हुआ, हमारा नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, देखें बसने वाले तो हर जमात के लोग हैं ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान मुस्तहकम है तो हम सारे, तो पाकिस्तान ने ग्रो किया, उसको अपोजिशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपोजिशन को उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, ये हमारे पीछे लगे हुए कि भाई किसी तरीके से इनकी 2-4 बुराइयां कर लो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। मैं ये कहता हूं कि हमने ह्यूमन सोर्स की बात की, हमने अरबों रुपया, 200 अरब से ज्यादा की अमाउंट हमने लोगों में डिस्पर्स की, छांटी करने के बाद, छांटी डाटा जो रॉ डाटा था जिसमें 3-4 लाख लोग रॉ निकले, फेक निकले, गोस्ट निकले, हमने उसको रेक्टिफाई किया, हमने उसको ठीक किया, हमने लोगों को पैसे दिए, हमने अपने लोगों को जो पिसा हुआ तबका होता है उसको गिरने नहीं दिया। और अभी भी जितने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, बिलखसूस जैसे मैं अभी बताता चलूँ कि आने वाले 3-4 महीने की बात है जिसमें हमारे पूरे पंजाब के पास हेल्थ कार्ड होगा, और ये अनदर एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। हमने साउथ के वाले से, मेरे एक फाजिल मेंबर ने इसके ऊपर गुफ्तगू की कि साउथ में आपने सूबा नहीं बनाया, वहाँ पर सेक्रेटेरिएट फंक्शनल हैं, हमारे इस मुल्तान में भी, हमारे भावलपुर में भी, तो आप हमारा वहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा चुका है। लोगों के काम काज, ऑफिस से रिलेटेड जितनी वो काम काज है वो वहाँ पर अब अपने वर्क इन प्रोग्रेस है। सो आप इन चीज़ों को जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं, कल को आपके गले दोबारा पड़ेंगे भाई, क्योंकि हम ये चीज़ें कर चुके हैं, होनी नहीं है, ये हुई हुई चीज़ें। तो इसलिए जो हमारा स्लोगन था, आखिरी बात, कि हमने आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए जो हमने स्लोगन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर भरपूर तरीके से काम कर। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। ब्रेक से पहले वासिक साहब ने बड़ा डिटेल के साथ अहम कामयाबियाँ गिनवाई गवर्नमेंट की। जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना अपोजिशन को। जी, यकीनन जो अप्रिशिएट वाली बातें हैं वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, मगर थोड़ा सा उसको मैं पीछे ले जाऊँ। जब ये कोरोना शुरू हो गया और बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जब स्टेप्स उठा लिए तो इमरान नियाज़ी साहब फरमाते थे कि ये मामूली सा ज़ुकाम है, और तनकीद की है, बल्कि न सिर्फ तनकीद की है बल्कि कराची के ताजरों को, ट्रांसपोर्टरों को उकसा है PTI और MQM ने, और फिर WHO ने इसकी तारीफ़ की है वज़ीर आला सिंध की सबसे पहले। तो यकीनन वो उसकी बात नहीं करेंगे, अपनी बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब की तारीफ़ कर ली है, समझ लो पाकिस्तान की कर ली, हम इसमें भी खुश हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि हमने पैसे दिए, तो मेरे भाई वो पैसे जो आपने दी है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का 3 महीने की ड्यू थे पैसे, जो आपने जलसाजी से उसका नाम बदल करके एहसास रखती, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक्ट बन चुका है जो कि कानून है। और इमरान नियाज़ी साहब ने गुटकी में कहा कि बदल दो, जैसे बादशाह नहीं करते, और उसमें एक किस्त डाल के आपने 12,000 दे दिए। उस 12,000 की मद में आपको एशियन डेवलपमेंट से, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपको IMF से, आपको वर्ल्ड बैंक से और आपको चाइना से कोरोना की मद में कितनी आपको ज़कात फितरे मिले उसके हिसाब तो आप नहीं दे रहे, मगर 12,000 जो आपने गरीब लोगों को दिए। मेरे पास टाइम कम है, मैंने अली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। एक बात ठीक है खान साहब, मेरे पास टाइम कम है। अब अली भाई सेम क्वेश्चन, तनकीद जायज़ है ऑपोजिशन की जिन चीज़ों को आप हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो काम अच्छे कर रही है गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट भी करें ना आप। मतलब अच्छा क्या किया है। आज आप देखें कि पाकिस्तान मुआशी तबाही की सरहदें क्रॉस कर चुका है और करप्शन की सरहदें क्रॉस कर चुका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 170 से ऊपर चला गया है। आज जो हमारा तजारती ख़जाना है वो खजाना है वो आप देखें कि वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। आज आप देख लें कि इस वक्त चीनी का क्या रेट है, इस वक्त आटे का क्या रेट है, इस वक्त घी का क्या रेट है। मतलब किस चीज़ की इनकी तारीफ़ करें। इनको देखें तो 3 साल इनके गुजर गए। ये एजुकेशन और हेल्थ की बात करते थे, हेल्थ से इन्होंने अरबों रुपए का चूना लगाकर आमिर कियानी साहब ने पैसे बनाए, उनकी किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की। तालीम की बात करते थे, 3 साल गुजर चुके हैं, पूरे पंजाब में कोई टीचर तो छोड़े एक चपड़ासी भी नहीं रखा, एक टीचर भी रखा तो ये बता दें जरूर। मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो अगर ये कायम रही पाकिस्तान पर, ये सिलेक्टेड हुकूमत, तो फिर पाकिस्तान की तबाही को कंट्रोल करना बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वासिफ साहब आपका भी, काजी साहब आपके बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।